नमस्ते दोस्तों। तो आज हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। तो आज हम एक नॉर्मल जो लॉ तुम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं थोड़ी बहुत, गॉस लॉ, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और ये गॉस लॉ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज्ड सरफेस में एक चार्ज की वजह से कितना हो रहा है वो निकाल पाएंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ है। हाँ, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग गॉस लॉ क्या बोलते हैं? तो पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, गॉस लॉ। ठीक है। तो गॉस लेक्चर में बोलता क्या है, मान लो कोई भी एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और उसके लिए पॉइंट चार्ज है क्यू, और उसके लिए मान लो एक कोई ऐसे सरफेस है, करेक्ट। अब उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ निकल रही है, क्योंकि हमको पता है कि प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती है हर तरफ। तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड मतलब इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसे करके रेडियली आउटवर्ड हर तरफ निकल रहा है। अब ये जो सरफेस है, वो सरफेस कैसा है? वो सरफेस एक इनफॉर्मल, हम बोल सकते हैं वो एक रेगुलर सरफेस नहीं है। वो एक रेगुलर सरफेस नहीं है। अब ये अगर रेगुलर सरफेस नहीं हुआ तो इसका एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं, छोटा सा, या मान लो कोई ऐसा पार्ट लेंगे, जैसे मान लो ये तो इसके ऊपर एक टेंजेंट थोड़ा सा खींचेंगे, कुछ ऐसा टेंजेंट आएगा। अब हमको पता है किसी भी सरफेस में उसका जो सरफेस का डायरेक्शन होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे करके। तो ये हमारा डीएस वेक्टर हुआ, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसका ई वेक्टर हुआ, और उस बीच का एंगल हो गया थीटा। अब ये जो फोटो है इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। मैग्नीफाई कैसा करूंगा? मान लो जहां पर एक पॉइंट चार्ज है तुम्हारा क्यू, करेक्ट, ये पॉइंट चार्ज है क्यू। अब इस क्यू चार्ज के लिए तुमने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, मान लो ये छोटा सा जगह पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसा निकलेगा इस पॉइंट चार्ज के बिल्कुल। एक second, ऐसे करके ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। वेरी गुड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हो गया, पर इसका जो एरिया का डायरेक्शन है वो इस एरिया का परपेंडिकुलर होगा। तो इस एरिया का परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होता है। ये हो गया हमारा डीएस वेक्टर। उन दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो थीटा हो जाएगा। ये डीएस वेक्टर, ई वेक्टर, बीच का एंगल थीटा। अब अगर मैंने ऐसा एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, उसका एक प्रोजेक्शनल सरफेस, ये जो सरफेस मैंने डॉटेड सरफेस है ना, ये इस सरफेस का एक प्रोजेक्शनल सरफेस है। और वो सरफेस क्या है? ये जो मैंने प्रोजेक्शनल सरफेस ड्रॉ किया उसके ऊपर ही ई वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। पर ये सरफेस एक्चुअल में डीएस नहीं, ये हमारे लिए डीएस कॉस थीटा है, क्योंकि वो जो सरफेस ऐसा था ना, उस सरफेस का एक प्रोजेक्शनल एरिया मैंने ले लिया। वो सरफेस का मैंने एक प्रोजेक्शनल एरिया ले लिया। तो प्रोजेक्शनल एरिया लेने की वजह से वो डीएस की जगह डीएस कॉस थीटा बन गया। तो एक्चुअल में हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर मैंने ये डीएस कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फ्लक्स निकलता है। अब ये जो फ्लक्स है और ये डीएस कॉस थीटा निकल मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे सरफेस होगा ना, डीएस कॉस थीटा ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी सरफेस होगा, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके ये इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है?
तो इससे हम निकाल सकते हैं phi इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर और इंटीग्रेशन इन ए क्लोज्ड सरफेस, ये सरफेस इंटीग्रेशन है। तो ये होती है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जहां पे हम जो फाई की बात करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल मीनिंग होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। तो एक मान लो एरिया, मान लो ds या ds cos थीटा, कुछ भी एरिया मान लो, उस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है उसका अमाउंट। तो ये पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E है, तो ds cos थीटा में E इंटू ds cos थीटा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअल में क्या है, जहां पर कि जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू एरिया। तो वही मैंने किया E डॉट ds। अब गॉस लॉ पे आते हैं। गॉस लॉ क्या बोलते हैं, ये जो सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds है ना, वेक्टर है, वो उसके सरफेस जो है उसमें जितना चार्ज एनक्लोज है 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ दैट। तो ये q इन बाय एप्सिलॉन वही होता है, q इन बाय एप्सिलॉन। ये भी फ्लक्स ही है पर ये इसके भी बराबर है। एक्चुअल में यही हमारे लिए गॉस थ्योरम है, गॉस लॉ है। q इन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 5। तो अब q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 5 ये तो हमने देख लिया। अब चार्ज मतलब ये जो टोटल चार्ज है, ये जो सरफेस से बाउंड हो रखी है q चार्ज, उसकी बात करा जा रहा है। मतलब बाहर वाले कोई जो सरफेस होगा ना, बाहर वाला जो चार्ज होगा उसको नहीं, मान लो इस सरफेस के बाहर मान लो कोई q1 चार्ज है, इस सरफेस के बाहर जहां पर कोई q2 चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, बस इस चार्ज के लिए हो रहा है, इस चार्ज के लिए हो रहा है। बाहर वाले चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर उसका डॉट ds के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। ये चार्ज बचा रहेगा एक्चुअल में। तो अब इससे हम देखते हैं, पिछले दिन हमने पढ़ाया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब उसी गॉस डाइवर्जेंस के थ्योरम हमको बताया कि सरफेस से अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था कि सरफेस इंटीग्रल है, मान लो a डॉट ds, उसको अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रांसफर करना है तो हम ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो बस इसी के दौरान हम जहां पर ये सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकते हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, डेल डॉट ई इंटू डीवी। और क्यू इन मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल इंटू रो इंटू डीवी, क्योंकि हमको पता है कि रो मतलब डीक्यू बाई डीवी, तो रो डीवी करेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जहां से हम लिख सकते हैं कि डेल डॉट ई माइनस ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डॉट डीवी, और इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा। तो जहां से आती है डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये अगले वाले स्लाइड में चलते हैं। अब ये जो डेल डॉट ई होता है ना, ये रो बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल का पहला जो 4 इक्वेशन है उसमें पहला इक्वेशन ये है डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन है। अगर तुम ई डॉट ds इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट करोगे तो हर एक पॉइंट में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता चलेगा, वो चेंज होता जाएगा। तो हर एक पॉइंट के लिए ई डॉट ds निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर इसके लिए बहुत ज्यादा आसान है। अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो उस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कहीं जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कुछ ऐसा है, k इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसको अगर कोई दे रखा है तो इसके लिए रो कितना होगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो अब सॉल्यूशन में तुम क्या करोगे, फटाफट डेल डॉट ई अप्लाई करोगे। और डेल डॉट ई मतलब हमको क्या पता था कि डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस क्या करोगे डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। तो इसके दौरान हम k इंटू डेल ई एक्स बाई डेल एक्स मतलब 1, इस बार भी 1 और इस बार भी 1, ये मतलब 3k हो गया। तो जो रो बाई एप्सिलॉन नॉट है वो 3k के बराबर है। तो रो इक्वल टू हम हो जाएगा 3k एप्सिलॉन नॉट। या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखो
के इंटू आर वेक्टर, ये कहीं ना कहीं स्फेरिकल जो रेडियस है उसको दर्शाता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो ई इक्वल टू के आर वेक्टर भी हम लिख सकते हैं अगर हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है। तो इसमें जो ई का आर वाला कंपोनेंट है वो के आर है, बाकी ई थीटा तुम्हारा जहां पर जीरो हो जाएगा और ई फाई ये भी तुम्हारे लिए जीरो है। तो जहां पर हम डेल डॉट ई निकालेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैंने क्या बताया था, 1/r² डेल बाई डेल आर ऑफ r² इंटू ई आर, ये होता है, बाकी सब जीरो है। तो 1/r² हो गया इंटू डेल बाई डेल आर ऑफ r² इंटू ई आर, तो r² इंटू के आर। अगर तुमको स्फेरिकल नहीं पता तो जाकर वेक्टर कैलकुलस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 3 लेक्चर है वो इसी चैनल पे मिल जाएगा, जाकर देख लो। तो जहां पर हो जाएगा 1/r² और ये हो जाएगा के आर क्यूब। अब के आर क्यूब का डिफरेंशिएट करोगे तो 3r², जहां पर भी 3 के आ गया तो इसमें भी रो इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 3 के एप्सिलॉन नॉट। तो जहां पर भी ये तुम्हारा आंसर रहा और इस पॉइंट पे भी तुम्हारा ये आंसर रहा। तो मैंने एक छोटी सी जहां पर एग्जांपल करके दिखा दिया। अब इस गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन करके देखते हैं कि गॉस लॉ का हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ का एप्लीकेशन, तो जहां पे तुम हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन में पहले जो एप्लीकेशन आती है, मान लो एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, मैं लिख देता हूं हाँ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन में पहले आती है लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। अब इस लॉन्ग इनफाइनाइट वायर में मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, हर तरफ पॉजिटिव, मतलब ये पूरा वायर पॉजिटिव चार्ज है। अब पहले ना गॉस लॉ के थ्रू अप्लाई करने के लिए, कोई भी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वहां पर एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम जहां पर ना ये लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के आसपास एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मान लो कुछ ऐसा ले लेते हैं, ऐसा, और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, करेक्ट। ये रहा तुम्हारा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ये इनफाइनाइट है, पर इनफाइनाइट है मतलब कहीं से भी मैंने एक छोटा सा, जहां पर मान लो एक छोटा सा मैंने लेंथ ले लिया, एक छोटा सा कहीं से लेंथ ले लिया एल। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं कैसे निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ऐसे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड। लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है ना, तो रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकलेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन होगा वो होगा रेडियली आउटवर्ड, इनवर्ड वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। अब जहां पे अगर गॉस लॉ लगाएंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ, देखो जहां पर डेल डॉट ई नहीं लगाना क्योंकि जहां पर कोई पॉइंट नहीं है, इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू इन मतलब, और इनफाइनाइट वायर का अगर लैम्डा बात करोगे वो तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पे इसका जो रेडियस है वो मान लो कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस, मतलब इस सिलेंडर का रेडियस, या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर।
तो एट ए डिस्टेंस ऑफ आर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट होगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है तो इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। और इसके साथ इसका एरिया क्या लेंगे, 2 पाई आर इंटू छोटा सा डिस्टेंस एल लिया। इसके अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा होगा पर यूनिट लेंथ में इंटू एल डिस्टेंस में, तो टोटल चार्ज इतना जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेंगे, तो E इक्वल टू है जो आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर कैप होगा, मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, माइनस लैम्डा होगा तो माइनस आर कैप, मतलब रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। तो इससे हम लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए हमने गॉस लॉ निकाल लिया। अब चलते हैं सेकेंड, a surface of a non-conducting, not conductor, it is a non-conducting plate, उसका जो सिग्मा होगा वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसका अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया तो मान लो कोई भी एक, मान लो ऐसा तुम्हारा एक प्लेट है, ऐसे मान लो तुम्हारा एक प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट में तुम थोड़ी सी जगह लो लोगे, अब इस जगह में ऐसे एक सिलेंडर बनाओगे, गॉस सरफेस चाहिए ना, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस, तो इधर भी कहीं ना कहीं, इधर भी कहीं ना कहीं तुम, इधर भी कहीं ना कहीं तुम एक मतलब ऐसे ट्यूब को बढ़ा दोगे, तो ये जो छोटा सा सरफेस हमने प्लेट के ऊपर लिया, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ई। तो ये जो एरिया है वो डी ए है, ये भी एरिया डी ए, मतलब इस एरिया का हम अमाउंट लेते हैं डी ए। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके लिए एरिया का डायरेक्शन इधर ही, तो ई डॉट डी ए जो होगा वो cos 0 1 हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा, उस तरफ भी ई इंटू डी ए होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से दो तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो दोनों तरफ ई डॉट डी ए करेंगे, और क्यू इन मतलब ये तो सिग्मा हो गया, और उस छोटा सा एरिया में डी ए, मतलब ये जो छोटा सा एरिया मैंने लिया ये एक्चुअल में हमारे लिए डी ए है। तो इस तरफ डी ए का डायरेक्शन इस तरफ है और इस तरफ डी ए का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों तरफ ई डॉट डी ए करेंगे तो वो cos 0 करके 1 आ जाएगा, और हाँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2e इंटू डी ए इक्वल टू सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जहां से E इक्वल टू आसानी से निकल पा रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे करके आती है। अब मान लो जहां पर मैंने एक चीजें समझाता हूं तुम लोगों को, मान लो जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे करके एक प्लेट है, और सेम इसी पोजीशन में और एक प्लेट रखा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का प्लेट है और ये मान लो नेगेटिव चार्ज का प्लेट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा दिखाते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से दोनों तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तुमको दिख रहा है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ में, और इस तरफ में तुम्हारा मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से दो तरफ ऐसे निकल रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो अगर मैंने इन दोनों को कुछ ऐसा लिखा कि मान लो ये एक तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज वाला है, ऐसे नहीं करते, हाँ ऐसे मान लो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज वाला है और ऐसे तुम्हारा मान लो नेगेटिव चार्ज वाला है। तो जहां से ऐसे तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और ऐसे तुम्हारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, करेक्ट, और ऐसे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये तुम्हारा प्लस सिग्मा का है, ये तुम्हारा माइनस सिग्मा का है।
मैं इस चीज को अलग से दिखा रहा हूँ। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे अंदर एक सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और ऐसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो जहां से देखो रिजल्टेंट एक चीज आ रहा है, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जहां से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये प्लस की और नेगेटिव की वजह से जहां पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, है ना। ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन बाहर की तरफ और जहां पे तुम्हारा अंदर की तरफ, मतलब वो जो एक बार में लेफ्ट साइड में है ना, एकदम लेफ्ट साइड में, वहां पर कुछ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जितना बाहर जा रही है उतना ही अंदर आ रहा है, नेगेटिव की वजह से उतना ही अंदर आ रहा है जितना पॉजिटिव की वजह से बाहर जा रहा है, तो दोनों मिलकर जीरो हो गया। और अंदर दोनों एक ही तरफ, पॉजिटिव की वजह से भी बाहर और नेगेटिव की वजह से भी राइट साइड में, तो दोनों मिलके हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली जीरो होगा, क्योंकि जितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर जा रहा है उतने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंदर आ रहा है, तो ये भी इक्वल टू जीरो, तो बीच का हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कैपेसिटर में यूज होता है, तो कैपेसिटर का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, पर कैपेसिटर एक्चुअल में वही है, दोनों चार्ज प्लेट ऑपोजिट के, प्लस और माइनस दोनों ऑपोजिट चार्ज प्लेट को सामने खड़ा कर दिया तो वो प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा, एक तरफ से प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये एक तरफ से प्लेट कैपेसिटर बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिला के। अच्छा, तो हम फिर से गॉस लॉ में वापस आते हैं। तो गॉस लॉ में तीसरा एप्लीकेशन है, एक मान लो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए तो हम पहले जहां पर शेप्स ढूंढ लेते हैं, ऐसे करके मान लो एक स्फीयर है, स्फीयर का मैंने 2D सरफेस बस प्रोजेक्शनल एरिया ड्रॉ किया, ये इसके सेंटर है। अब इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस रहेगा, तो मैंने इसका रेडियस कैपिटल आर मान लिया। अब मान लो जहां पर एक पॉइंट है, एक स्मॉल आर डिस्टेंस में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो एक आर लेस देन आर होगा, एक आर ग्रेटर देन आर होगा, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। तो पहले मैं जहां पे आर ग्रेटर देन आर की बात कर रहा हूं, मान लो किसी भी पॉइंट आर में वो कैपिटल आर से बड़ा है, तो ये कोई दूर का पॉइंट होगा ऐसे, तो ये हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस है और इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट, तो ये आर से आर बड़ा है, तो इसके लिए अगर हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो वो क्या लगाएंगे, सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड सरफेस में हम लगाएंगे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर तरफ रेडियली आउटवर्ड है ना, इस तरफ भी रेडियली आउटवर्ड है, इस तरफ भी रेडियली आउटवर्ड, हर तरफ वो जो चार्ज है ना, चार्ज स्फीयर है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, तो हर तरफ अगर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो उसके लिए जो 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, मतलब इस पी पॉइंट के अबाउट जो एरिया बनेगा ऐसे करके, इस पी पॉइंट के अबाउट एक एरिया बनेगा, करेक्ट, इस पी पॉइंट के अबाउट एक एरिया बनेगा, तो इस एरिया में हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ई में है, और क्यू इन मतलब रो इनटू इस एरिया के अंदर टोटल चार्ज क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आर क्यूब 4 पाई कैंसिल हो जाएगा इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब बात करते हैं आर लेस देन आर, मतलब उसका अंदर वाला कोई पॉइंट, मान लो अंदर वाला पॉइंट कुछ ऐसा है और ये मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस है। अब इस पॉइंट के अबाउट भी तुम एक स्फीयर को ऐसे इमेजिन कर सकते हो, और इस पॉइंट के अबाउट अगर तुमने स्फीयर को इमेजिन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जहां पर भी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, पर जहां पर जो रो होगा क्यू जो लिखेंगे वो रो इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इस क्लोज्ड एरिया के अंदर बस इतना सा ही चार्ज है, जो रेड के अंदर है ना, बस इतना सा ही चार्ज है, इतना सा ही चार्ज है, ये टोटल स्फीयर का चार्ज नहीं है, उसके अंदर बस वो आर रेडियस के अंदर जितना चार्ज है वही लिखना पड़ेगा, रो इंटू
4/3 पाई आर क्यूब और जहां पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए कैलकुलेशन करके देखो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट अगर हो गया तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया तो ये भी आर लेस देन आर है और ये दोनों कंटिन्यूअस है। मतलब जहां पे आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर लिख सकते हो, आर लेस देन इक्वल टू आर, मतलब आर इक्वल टू आर में दोनों समान है। तो इसका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो अगर ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा आएगा। मान लो अगर मैंने इन दोनों का ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे करके, ये मान लो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये मान लो हमारे लिए स्मॉल आर का है। जब तक ये आर इक्वल टू आर हुआ ये उसी पॉइंट तक क्या होगा ऐसे करके, फिर ऐसे करके पैराबोला, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू आर है ना, तो जब तक आर इक्वल टू आर मतलब अंदर तक होगा, मतलब ये वाला आर इक्वल टू आर है तो ये इंदर वाला पार्ट आर लेस देन आर, ये है आर ग्रेटर देन आर। तो जब तक आर से छोटा है, कैपिटल आर से छोटा है, तब तक ये ई प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो ऐसे करके फिर स्टार्ट हो जाएगा ऐसे रो इंटू आर क्यूब अपॉन, मतलब जहां पर के लिए ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो इसीलिए जहां पर ऐसे पैराबोला हुआ और आर लेस देन आर के लिए ई इक्वल टू आर, तो कुछ ऐसा हो गया है ना, के आर। ये उसका ग्राफ होता है ऐसे करके, पहले कांस्टेंट फिर जाके मतलब ई प्रोपोर्शनल आर है ना, तो ई इक्वल टू क्या मतलब y इक्वल टू mx, तो कुछ ऐसा होगा फिर जाके ऐसे घट जाएगा। तो अब एक इसके ऊपर बेस करके एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, एप्लीकेशन नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान लो एक सिलेंडर है ऐसे करके, क्वेश्चन में बड़ा बढ़िया से बता देता हूं। ये मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है ऐसे करके, ठीक है। अब उस सिलेंडर में जो तुम्हारा चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है, पर वो के इंटू एस, एस मतलब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है तुम्हारा एस उससे डिपेंड करता है, और के इज ए कांस्टेंट, जहां पर के इज कांस्टेंट और रो इक्वल टू के इंटू एस है। रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, के इज ए कांस्टेंट, एस मतलब जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है वो। अब ये लॉन्ग इनफाइनाइट सिलेंडर है, ये सिलेंडर लॉन्ग और इनफाइनाइट है, ऐसा ही मान लेना लॉन्ग इनफाइनाइट। अब पूछ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ए डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance inside the cylinder, सिलेंडर के जो मान लो रो इंटू केस मतलब जो डिस्टेंस है, पर रेडियस ऑफ द सिलेंडर समथिंग कुछ है, पर उस रेडियस के अंदर किस भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूं पर तुम लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करो। गॉस लॉ लगाएंगे, पर गॉस लॉ लगाने से पहले जो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, रो इंटू डीवी, और रो मतलब जहां पर क्या हो जाएगा के इंटू एस, और डीवी मतलब मैंने क्या बताया था एस डी फाइव, ये हो गया डीजेड और एक हो गया डीएस, ये तीनों कंपोनेंट आती है वॉल्यूम के टाइम। अब जहां पर के इंटू
एस स्क्वायर इंटू डी एस। अब मान लो रेडियस के अंदर 0 टू r है एंड जहां पर जो स्मॉल r मैंने डिस्टेंस ले रहा हूं वो रेडियस जो है ना सिलेंडर का उसका अंदर वाला कोई पॉइंट का रेडियस है, और ये मैंने dz ले लिया कोई मान लो 0 से l एक स्पेसिफिक इनफाइनाइट से मैंने एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लिया वो l है, और इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 पाई इक्वल टू डी फाई। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो तुम्हारा l आ जाएगा, ये 2 पाई, तो 2 पाई के ये आ जाएगा तुम्हारा l, और ये हो जाएगा एस क्यूब बाई 3। ये क्यू इन आ गया। अब जहां पर तुम E डॉट ds करोगे तो E डॉट ds करोगे तो तुम क्या करोगे E इंटू ds मतलब एरिया, तो एरिया इक्वल टू 2 पाई इंटू सॉरी जहां पर एस क्यूब नहीं होगा, मैंने एस लिख दिया, मैंने सोचा वही कर लेते आर क्यूब हो जाएगा, मतलब एस क्यूब बाई 3, एस की जगह आर पुट कर दिया तो आर क्यूब बाई 3, तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू एल, ये तुम्हारा एरिया हो गया इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू 2 पाई के एल इंटू आर क्यूब बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो जहां पे 2 पाई आर कट गया, एल कट गया, मतलब 2 पाई एल वो कट गया, तो के आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर कैप के डायरेक्शन में होगा, तो के आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये आंसर है। अब इसको अच्छे से तुम देखो, हाँ यही है। तो के आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये तुम्हारा इसका आंसर है। बढ़िया बढ़िया, आगे चलते आगे चलते। अब क्वेश्चन नंबर, ये पहला था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आखिरी क्वेश्चन हमारा, किसी भी मान लो स्फेयर है, एक स्फेयर है, उसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, वो है रो नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड inside and outside the sphere, electric field inside and outside the sphere, electric field inside and outside the sphere, और radius of the sphere equal to capital R, radius of the sphere equal to capital R, ठीक है। अच्छा ये हो गया तुम्हारा पहले सवाल, और जो दूसरा सवाल है वो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, है ना, जो मान लो आरएम से डिनोट कर रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, चलो इसका सॉल्यूशन पहले खुद से करो, पहले खुद से करो, फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। पहले हम निकालेंगे हमेशा क्यू इन, मतलब इन कितना चार्ज है उसके अंदर, तो पहले मैं उसके अंदर वाला कोई डिस्टेंस मान लेता हूं, तो इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डीवी। अब रो का वैल्यू तुमको पता है, जहां पर रो नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होगा, इंटू डीवी मतलब हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव इंटू डी आर। बढ़िया से लिखते हैं डी फाइव इंटू डी आर, है ना। तो जहां पे इंटीग्रल करेंगे तो 0 से मान लो आर, कोई अंदर वाला मैंने ले लिया। अब
अंदर वाला ले लिया तो रो नॉट जहाँ पे निकाल देंगे, आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ आर अपॉन आर इंटू डी आर। फिर इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा की वैल्यू 0 से पाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, क्योंकि टोटल स्फीयर ही लेना है, तो 0 to 2 पाई इज डी फाई। तो 4 पाई इंटू रो नॉट, और जहां पे जो इंटीग्रेशन आएगा वो आर स्क्वायर इंटू डी आर, आर क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ आर स्क्वायर, that is r cube dr, that is r to the power 4 upon 4r, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आएगा। अब ये तो क्यू इन निकल गया, अब क्यू इन अगर निकल गया तो हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अब गॉस गॉस लॉ हम अगले पेज में चलते हैं। अच्छा, wait, ये हो गया हमारा क्यू इन। अब क्यू इन से हम गॉस लॉ में चलते हैं। गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू मान लो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 3 अपॉन आर टू दी पावर 4 अपॉन 4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, जहां पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहां पे हो जाएगा आर बाई 3 इंटू आर स्क्वायर बाई सॉरी 4 कैपिटल आर, और जहां पे रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अगर मैंने आर बाई 3 अगर कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 अपॉन, जहां पे आर बाई 3 कॉमन ले लिया तो 3 बाई आर, तो 3r अपॉन 4r। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुमको बाहर चाहिए, है ना, मतलब जहां पे ये तो r लेस देन r हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर r लेस देन r, अगर मैंने r ग्रेटर देन r कर दिया तो ये जो चार्ज डेंसिटी है वो क्यू इन, वो क्यू इन क्या हो जाएगा, 4 पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब बाई 3 माइनस हो जाएगा आर क्यूब बाई 4। और ये अगर ऐसा कुछ हो गया तो 4 पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब बाई 12, ठीक है। और जहां पे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पर आर ग्रेटर देन आर के लिए इक्वल टू 4 पाई इंटू रो नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा E इंटू इक्वल टू 4 पाई कट जाएगा, रो आर क्यूब इंटू 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखो दोनों की जगह स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करके देखो, वही आएगा, वही आएगा। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करके देखोगे तो वही आएगा, क्योंकि आर लेस देन इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर। तो जहां पे लेस देन जो आर है ना, आर लेस देन जो आर है उसमें आर इक्वल टू आर पुट करके देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, रो नॉट इंटू कैपिटल आर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई 4, तो आ जाएगा रो नॉट आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब आर ग्रेटर देन आर में आर इक्वल टू आर पुट करके देखो, रो नॉट आर क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रो नॉट आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। देखो रो नॉट आर अपॉन 12 एप्सिलॉन, रो नॉट आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से सही है, मैंने बस ऐसे ही कैलकुलेशन करके दिखा दिया। तो रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ऑफ 3 स्मॉल आर अपॉन 4 कैपिटल आर, एक आंसर आ गया। आर और एक आ गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन हमको बताएं ये। तो पहले ये रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस ऑफ 3 आर स्क्वायर अपॉन 4 आर। अब इसको डेली बाय डेल आर करते हैं, तो डेली बाय डेल आर करेंगे तो रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस ऑफ
6r अपॉन 4 कैपिटल आर। अब जब डेली अपॉन डेल आर एट आर इक्वल्स टू आर एम में ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 6r मैक्सिमम इंटू 4r इक्वल टू 0। तो आर एम इक्वल टू 4r बाई 6 दैट इज 2r बाई 3, और आर एम 2r बाई 3 मतलब ये डिस्टेंस कैपिटल आर के अंदर है, तो हमको कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, ये अंदर वाला। तो रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पुट कर देंगे 2r बाई 3 माइनस 3 बाई 4r इंटू स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर बाई 9, और 4r स्क्वायर बाई 9 अगर निकल दिया तो ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r बाई 3 माइनस ऑफ r by 3 that is rho naught r upon 9 epsilon naught. This is maximum electric field. ये एक आंसर हो गया, ये हमारे लिए दूसरा आंसर हो गया, और ये हमने एक आंसर निकाल दिया था ये वाला, और एक आंसर हमने निकाल दिया था ये वाला। रो नॉट r अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट और ये 2r by 3। तो आज मैंने गॉस लॉ स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत पढ़ाया। अब इस गॉस लॉ का बहुत सारे और भी केसेस है जो हमको डिस्कस करना होगा, तो वो अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जो मैंने करवाया उसको जरूर रिवीजन करना। नोट्स 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, और भी 2 क्लासेस 3 क्लासेस के साथ नोट्स अपलोड होगा। ऑफ कोर्स चेक आउट द टेलीग्राम चैनल, और अगर वीडियो को पसंद करते हो तो जरूर सब्सक्राइब करो। मैं हर चीज पढ़ाऊंगा इस चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो। तुम्हें और कोई दूसरी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपना गेट और सीएसआर नेट और जो भी एग्जाम है उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अपने सेमेस्टर में जो भी फिजिक्स का कोर्स पढ़ाया जाता है वो भी तुम इस चैनल से अच्छे से कर सकते हो। सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके, तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब करके रखो, और सब्सक्राइब करो ताकि हर नोटिफिकेशन मिले, और सपोर्ट भी करो ताकि मैं और वीडियो लाने के लिए मोटिवेट हूँ। हाँ, तो आज मैंने गॉस लॉ और गॉस लॉ का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पढ़ा दिया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।